नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे, सोशल साइंस की क्लास रहेगी, सामाजिक विज्ञान की क्लास है और ये पार्ट नंबर आपकी 4 रहने वाली है और इतिहास का यह अंतिम चैप्टर है। इसके बाद कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज जो इतिहास का जो चैप्टर है कंप्लीट करने जा रहे हैं 4 पार्ट में, आपके एनसीईआरटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? इसके पहले जो 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपने ये 3 पार्ट अच्छे तरीके से नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे लिंक भी दे दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो कल हमने 90 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे, इसके साथ साथ 91 से शुरुआत करेंगे। तो आज के पार्ट के क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। जी हाँ, वह अधिनियम बताना है जिस पर बंगाल का जो गवर्नर था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल माना गया। वह आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, चार्टर एक्ट 1813 है, चार्टर एक्ट 1833 है, चार्टर एक्ट 1853 है। जिस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा, वह दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट की बात करते। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही होगा। 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया। इसे 1833 का सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? 1833 का सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो सेंट हेलेना अधिनियम भी अगर आता है तो वो भी आपको सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली? ड्यूमा, फ्रैंको मार्टिन, कोलबर्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं? सभी बताइए। पांडिचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है तो फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली थी। 4 फरवरी 1673, ये डेट याद रखिए। एक फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारी ने पांडिचेरी में डेनिस लॉज में निवास किया। किसमें किया था? डेनिस लॉज में निवास किया था। तो एक वह फ्रांसीसी कंपनी थी और वह फ्रांसीसी कंपनी कौन सी है? फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंकोइस मार्टिन को पहले गवर्नर के रूप में बदल दिया गया था। तो फ्रैंकोइस मार्टिन की बात करेंगे, फ्रैंको मार्टिन की बात करेंगे तो फ्रैंको मार्टिन फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किसने की? सभी बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई और किसने की? कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय, राधाकांत देव, रंजन अजुमदार या रसिक कृष्ण मलिक की बात करेंगे। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई और सही जो उत्तर है आपका वह दोस्तों राधाकांत देव की बात करेंगे। राधाकांत देव हैं। 1851 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारों सोसाइटी के विलय द्वारा गठित हुआ। इसकी स्थापना भारतीय शिकायतों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचने के लिए की गई थी। तो 1851 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारों सोसाइटी के विलय के द्वारा यह गठित हुआ था। किसने की? राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम कब बढ़ाया?
1757 में, 1813 में, 1833 में या 1854 में? ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम कब बढ़ाया? सभी बताइए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम जो है कब बढ़ाया? तो राइट ऑप्शन आ चुका है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 1813 की बात करेंगे। कोई भी डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आता है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो है 1835 में पारित किया। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में पारित किया। अगला प्रश्न है, मिरात उल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। मिरात उल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह पहली फारसी पत्रिका थी। क्या थी दोस्तों? पहली यह फारसी पत्रिका थी। तो फारसी पत्रिका है तो किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया? तो हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो है आपके 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे। यह संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी में कुशल थे और अरबी, लैटिन और ग्रीक भी थोड़ा बहुत जानते थे। उन्होंने कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना का समर्थन किया और 1819 में एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी शुरू किया। तो संवाद कौमुदी किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय। कब? 1819 में। दो संगठनों की राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। पहला संगठन है आपका आत्मीय सभा, जो कि 1815 में किया गया। दूसरा है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की बात की जाती है तो राजा राम मोहन राय का नाम आता है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में की गई। इसके द्वारा राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है और भी इंटरेस्टेड प्रश्न हो जाता है, वह गवर्नर जनरल किसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया? वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया। जी हाँ, ऐसा गवर्नर जनरल बताइए जो क्षेत्रीय भाषाओं में अदालतों को शुरू करवाया। लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिंटन। चारों नाम आपने सुने हुए। तो किस गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं? सभी लोग बताइए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सभी लोग बताइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉर्ड बेंटिंक की बात करेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग की बात करेंगे। वारेन हेस्टिंग अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, वे पहले भी राज्यपाल भारत में हैं।
और पद नया था, ब्रिटिश संघ के लिए प्रशासन के क्षेत्र में नहीं था। तो वारेन हेस्टिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन की बात करेंगे। नो डाउट अगला प्रश्न आ चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? 16 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, 13 अगस्त 1765 या 14 अगस्त 1765? 1765 में प्राप्त हुई थी, वो भी अगस्त महीने में। लेकिन किस अगस्त को हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? तो दोस्तों हम बात करेंगे 12 अगस्त 1965 की बात करेंगे। 16वें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कौन से? आपके 16वें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, जिस समय आईसीएस में भारतीयों की आयु घटाकर 18 वर्ष की गई, लॉर्ड सेलिसबरी थे? गवर्नर जनरल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंग्लैंड की संसद के सदस्य थे या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए काफी टिपिकल क्वेश्चन है। जिस समय आईसीएस ने भारतीयों की आयु घटाकर 18 वर्ष की गई, तो लॉर्ड जो सेलिसबरी थे वह कौन थे? लॉर्ड सेलिसबरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। क्या थे उस समय? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। वर्ग 1 को ध्यान में देखते हुए उस लेवल के प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, व्हाइटले कमीशन संबंधित था श्रम से, शिक्षा से, लोक स्वास्थ्य से, सिविल सेवा की मान्यता से? तो व्हाइटले कमीशन किससे संबंधित था? सभी लोग बताइए। व्हाइटले कमीशन संबंधित था तो ये दोस्तों जो व्हाइटले कमीशन है ये आपके श्रम से संबंधित। किससे से दोस्तों? श्रम से संबंधित। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की आइए बात कर लेते हैं। भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता की थॉमस मूरे, जॉनथन डंकन, लॉर्ड मैकाले या उपयुक्त में से कोई नहीं? भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो लॉर्ड मैकाले की बात करेंगे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि 22वें, जी हाँ दोस्तों, 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो 9 नवंबर 2022, कितना? 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया। भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का, कोरित का, मैसिडोनिया या सीरिया का? अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो सभी लोग जानते हैं यह मिस्र का राजा था। अशोक का समकालीन टूर में मिस्र का राजा था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही युग्म सुमेलित करना है।
कर्पूर मजरी, मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस, सौंदारंदम। इनको सही सुमेलित करना है। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है यह हमें बताना है। देखिए, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है, ये सभी जानते हैं। मुद्रा राक्षक विशाखा दत्त की है और सौंदरानंद अश्वघोष की है। लेकिन कर्पूर मजरी के लेखक, देखिए कर्पूर मजरी जो है यह संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार काव्य मानसक राजशेखर द्वारा रचित है, ना कि हर्ष द्वारा। किसके द्वारा रचित है? राजशेखर द्वारा। रचित एक प्राकृत नाटक है और प्राकृत भाषा की विशुद्ध साहित्य रचनाओं में से इस कृति का विशिष्ट स्थान है। तो कर्पूर मजरी के लेखक आपके राजशेखर जी हैं, ना कि हर्ष जी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? जहांगीर के चित्रकार थे अब्दुल समद, अबुल हसन, अकारिजा, मीर सैयद अली। सभी बताइए। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे जो देखा जाए, अबुल हसन भी थे, इसके साथ साथ फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर, फारूक जो बेग था दोस्तों, वह बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। किसने? आदिल शाह का चित्र बनाया था। तो अबुल हसन और अकारिजा, ये दोनों क्या थे? जहांगीर के चित्रकार थे। यहां पे जो ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा हमारा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। कौन जो है महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कंबन, कुट्टन, नन्नन, टिक्कन। नीचे कूट वाले दिए गए हैं, केवल दो, 1 2, 2 3, 3 4 या 4 1। देखिए, महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए जो विख्यात हैं तो वो आपके कहलाते हैं नन्नन और टिक्कन, यानी कि केवल 3 और 4। जो सी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। ठीक है। पूर्वी चालुक्य राजा राजा नरेंद्र के अनुरोध पर नन्नन में संस्कृत महाभारत का तेलुगु में अनुवाद करना शुरू किया। यह तेलुगु साहित्य की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे अभी तक उजागर नहीं किया गया है। इस काम की व्याख्या चंपू शैली में की गई थी और इसमें इतनी सादगी और चमक थी और इतनी उच्च साहित्यिक उत्कृष्टता का भाव है कि कई विद्वान जो है पूर्व नन्ना काल के दौरान तेलुगु में साहित्यिक कार्यों के अस्तित्व की संभावना को खारिज नहीं कर सकते। तो आंध्र महाभारत नन्या, तिखन्ना, येराप्रदा से मिलकर कवि त्रयम यानी कवियों की त्रिमूर्ति द्वारा लिखित महाभारत का तेलुगु एक संस्करण है। 3 कवियों के द्वारा किया गया था। 11 से लेके 14वीं शताब्दी ईस्वी के अवधि में महाभारत का संस्कृत से तेलुगु में अनुवाद किया गया और वेदव्यास की देखरेख में भगवान गणेश द्वारा लिखित संस्कृत महाभारत के अनुवाद के रूप में आंध्र महाभारत कहने से अधिक यह आंध्र महाभारत एवं स्वतंत्र अनुवाद था। टिक्कन का जन्म काकतीय वंश के स्वर्गयुग के दौरान तेलुगु भाषी नियोगी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो नन्नन और टिक्कन ये दोनों विख्यात हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन संगम पत्तम पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट भाषा में चुनना है। संगम पत्तम पश्चिमी तट पर स्थित थे। कोरकई, पुहार, तोंडी या मुशिर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा तोंडी और मुशिर। यानी कि तीसरा चौथा किस में दिया गया है? सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल, बिहार में, उड़ीसा में, असम में? तो सभी लोग बताइए पुंड्रवर्धन जो भुक्ति है यह कहाँ पर अवस्थित थी? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उत्तर बंगाल में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्रप्रभ शूर, हरिविजय शूर, पुष्पदंत या यशीभद्र? तो हम किसकी बात करेंगे? हरविजय शूर की बात करेंगे। हरविजय शूर वह प्रसिद्ध जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह? तो किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मकसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित था। तत्पश्चात इल्तुतमिश के सिक्कों पर भी बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ, लेकिन पहले अलाउद्दीन मसूद, इसके बाद इल्तुतमिश। अगर मान लीजिए अलाउद्दीन मसूद शाह ऑप्शन नहीं आता तो इल्तुतमिश अगर ऑप्शन है तो वो भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है। राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, अकबर सेकंड, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने? तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए, तभी अकबर द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? शंभुजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? सभी लोग बताइए। तो हम बात करेंगे ताराबाई के हाथों पर नेतृत्व था। जी हाँ, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई इसके समय जो है मराठा नेतृत्व जो है ताराबाई के हाथों में था। तो ये सारी चीज़ें हमने आज 20 क्वेश्चंस किया और आपके जो इतिहास का चैप्टर है लगभग हमने कंप्लीट किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट ताराबाई के बारे में जान लेते हैं। ताराबाई भोसले 1716 के 1708 तक भारत के मराठा साम्राज्य की राज प्रतिनिधि थी। यह छत्रपति राजा भोसले की रानी और साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी की बहू थी। वह अपने पति के मृत्यु के बाद मराठा क्षेत्रों के मुगल कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध को जीवित रखने और अपने बेटे के अल्पमत के दौरान राजा प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने में उनकी भूमिका के लिए प्रशंसित थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। ताराबाई मोहित कबीले से आई थी और मराठा साम्राज्य के कमांडर इन चीफ हम्बीराव मोहिते की बेटी थी। वह सोयाराबाई की भतीजी भी थी और इस लिए उनके पति राजा राम की चचेरी बहन थी। तो मार्च 1700 में जो है राजा राम की मृत्यु हुई। उसने अपने नवजात पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा राम का उत्तराधिकारी और खुद को राज प्रतिनिधि घोषित किया। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर किया। आई होप सभी प्यार में अच्छे तरीके से समझा और इस टीटी फैमिली से ज्वाइन करते रहिए, प्रिपरेशन जारी रखिए। 11:30 में सोशल साइंस की आपकी डेली क्लास होती है
और इसके साथ साथ आपके 7 PM में पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट हो रहा है, तो ज़रूर लाइव क्लास में ज्वाइन कीजिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।